हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो आपको पता है कि हमारी ये ज्योग्राफी की लास्ट क्लास चल रही है और कल हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें भूमि, मृदा, इससे रिलेटेड। और आज जो हमारा जो नया टॉपिक है वो है जल। तो ज्योग्राफी में आपको पता ही है, आज ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से केवल 3 ही चैप्टर हैं और वो भी आपका 3 दिन में कंप्लीट। देन आपका सिविक्स। बस इतना याद रखना है कि ज्योग्राफी से भी आपका 14 क्वेश्चन एंड पॉलिटी से आपके 12 क्वेश्चन और आपका हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो कि तीनों का वेटेज ज्यादा है। आप में से बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने भी हिस्ट्री का नोट्स बहुत पहले ही ले लिया था, अभी भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं, उनका हिस्ट्री में मार्क्स बढ़ रहा है। एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इन दोनों का पेड नोट्स आपको मिल जाएगा 8 जून को। तो आपके पास समय होगा रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी के रिवीजन नहीं करेंगे, बस पीवाईक्यू करके जाएंगे, तो आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी एग्जाम रिजल्ट के बाद, क्योंकि फिर वही रिग्रेट। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। जिसने नोट्स नहीं लिया है, आप कमेंट सेक्शन में नंबर आपको मिलेगा। बहुत ही सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि उनको नोट्स बहुत पसंद आई है। तो फिलहाल के लिए आप हिस्ट्री का नोट्स ले सकते हो, 49 में मिल रहा है। बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत आप सभी के लिए है। तो देखिए, जल जो है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। ये हमारा एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और हम जानते हैं कि 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, 3/4, इसलिए हम इसको जल ग्रह कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। और आप जानते हैं कि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढका हुआ है। बट महासागर का जल हमारे काम नहीं आएगा, आप जानते ही हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो महासागरों का जल जो है वो लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत ज्यादा नमक होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। और अलवण जल जो है, जो हमारे यूज में आता है, वो केवल 2.7% ही है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि जो पानी हमारे उपयोग लायक है वो कितना है, तो वो है 2.7%। बाकी का जो 70% है वो बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ की चादरों से। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में है। तो आप समझ सकते हो कि केवल 2.7% ही हमारे काम आएगा। और अपनी स्थिति के कारण ही मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है, हम सभी के लिए। यह भौम जल नदी, झील में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। अब यह है तो भाई प्राकृतिक संसाधन, बट इस समय जल की समस्या आप देख सकते हो अलग अलग राज्यों में। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमको बहुत सारे राज्यों में देखने को मिलेगा पानी की समस्या। एक तो पानी का यूज आपने देखा ही होगा, ये सभी जानते हैं कि इस तरीके से यूज किया जाता है। जहां पर पानी ज्यादा मिल रहा है वहां पे लोग ऐसे ही पानी छोड़ देंगे, टैप ऑन कर देंगे, टंकी से पानी ऐसे ही निकल रहा है बाहर। तो आपको यहाँ पे जल से रिलेटेड जो चीजें पूछी जाएंगी कि कितना प्रतिशत हमारे काम में है, कितना बर्फ से ढका हुआ है, ये नंबर्स आपको याद रखना है, क्योंकि अब सीटेट में ना नंबर्स वाले पॉइंट्स बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बाकी आप जानते ही हो कि 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष अधिक हो चुका है। ठीक है, एक टपकता नल, मैंने अभी बात की ना कि नल ऐसे ही लोग छोड़ देते हैं, उसमें से पानी टप टप ऐसे चूता रहता है, उससे जो है वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ होता है। आप सोचिए, हमें लगेगा अरे एक एक बूंद ही तो गिर रहा है, नहीं भाई, 1200 लीटर जल वेस्ट हो रहा है इससे। तो इसलिए बचा के रखना चाहिए। और बाकी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये आपके काम नहीं आने वाला है, इसलिए आप इसे छोड़ देना। अच्छा, जल चक्र आपको पता ही है किसे कहते हैं, कई बार हम लोगों ने देख लिया है, जल चक्र पहले भी पढ़े हुए हैं। तो अलवण जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में आपको विविधता देखने को मिलेगा, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागर में चक्रण द्वारा गतिशील है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी तो करता है। ऐसा नहीं कि हम बस पीने के लिए अपने घर वगैरह में, नहीं, जो फैक्ट्रीज लगती हैं उसमें भी पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है। आप फार्मिंग में देखिए, उद्योग में देखिए, बांधों, जो जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोत के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण अलवण जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन नगद फसल की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर हो चुका है। तो आपसे पूछेगा कि कहाँ कहाँ पे जल की चीजें, जल की जो है मांग बढ़ी है, तो इसलिए आपको ये थोड़े पॉइंट्स ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आप समस्याएं देख सकते हो। ये देखिए, ये है हमारा यमुना नदी, वाहिद मल, और ये इतना गंदा हो चुका है, इसमें जो भी औद्योगिक से जो बहिस्राव हो रहा है, कचरे, सब कुछ इस नदी में आ रहा है। तो क्या ये पानी
जानवर भी इसको पी पाएंगे? आप सोचिए, इतना ये गंदा हो चुका है पानी, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, आसपास में जितनी भी फैक्ट्री, मतलब जो पूरे शहर का कूड़ा कचरा सब इसी में आ रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों में इस तरीके का आपने देखा होगा। बस यमुना नदी, यमुना नदी नहीं है, जल की कमी है। और अगर मैं बात करूं, अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, जो अमेरिका के भाग, ये मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, ऑल ओवर जल को आपूर्ति कमी का मतलब ये सब सामना कर रहे हैं। और ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां पर अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको बस ये समझने के लिए बताया गया है। बाकी आप ये राज्यों के नाम, ये कंट्रीज आप देख सकते हैं। और जल संरक्षण, संसाधन का संरक्षण किस तरीके से करना है, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछेगा। देखो, आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि ये कम हो रहा है। अब इसको बचाना है तो इसके लिए हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, बट इसका उपयोग, प्रदूषण इसको बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। चाहे आप केमिकल्स देखो, कृषि रसायन में जो विसर्जन हो रहा है, औद्योगिक का बहिस्राव जो जल नदियों में जा रहा है, इसमें शामिल नाइट्रेट धातु और जो अलग अलग केमिकल्स यूज हो रहे हैं, ये जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषक नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है, एक तो हमें कम से कम इसका यूज करना चाहिए। जो भी ये जो नदी में हम लोग कुछ भी, जैसे कि बाकी के जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, चाहे वो केमिकल हो, कीटनाशक पदार्थ हो, इन पे हमें जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होगा। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। ठीक है, उसके बाद से जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को इस तरीके से ये स्प्रिंकल करना चाहिए। इससे ना बहुत पानी की बचत होती है। आपने देखा होगा, सिंचित करने वाली, साथ में नहरों को भी ठीक से हमें पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए आपको स्प्रिंकल के थ्रू, ये देखिए ऐसे छिड़काव जिससे होता है ना, इससे हमको फसलों को पानी देना चाहिए। वाष्पीकरण के अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई के ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर हम बहुत सारे अपने पानी को बचा सकते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से तरीके हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका नहरों को ठीक से पक्का करो, स्प्रिंकल से सिंचाई करो, ड्रिप हो गया, टपकन हो गया। ये एक ऐसी विधियां हैं जिसमें हम जल संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। और आपसे ये पूछेगा, ये वाला पॉइंट पूछा हुआ है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, ये रेशम कीट आप देखिए, यहाँ पे फोटोज में देखिएगा, ये देखिए ग्रीन कलर के ये होते हैं, एकदम पास। अगर आपने रियल में देखा होगा तो समझ में भी नहीं आता है, कई बार एकदम उसी के कलर के होते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये वाले आपसे नहीं पूछेगा, इसको इग्नोर करना। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जैव मंडल। तो जैव मंडल का डेफिनेशन याद रखिएगा। एंड जो आपको नोट्स मिल रहा है हिस्ट्री का या फिर ज्योग्राफी पॉलिटी का मिलेगा, हम बहुत कस्टमाइज नोट्स ही दे रहे हैं। ओनली जो चीज़ें पूछी जाती हैं और कुछ नई चीज़ें भी, क्योंकि आप जानते हो कि किसी को नहीं पता है कि किस तरीके से पेपर बनाएंगे। तो जैव मंडल आपने देख लिया, जल, वायुमंडल, इन सभी के बीच में जुड़ा एक संकरा क्षेत्र जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए क्या करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, और इसी को तो हम कहते हैं पारितंत्र। ठीक है, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें, जैसे कि पौधे देखिए, हमें इमारती लकड़ी देता है, प्राणियों को आश्रय देता है, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं ये प्लांट्स ही, जिससे कि हमारे लिए हेल्प होगा सांस लेने में। फसल को उगाने के लिए भी आवश्यक मृदा की ये सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में काम करते हैं, कल हमने देखा ही था रक्षक मेखला। भूमिगत जल के संग्रह में भी सहायता करते हैं, हमको फ्रूट, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, मेडिकल प्लांट, कागज, सब कुछ प्रदान करता है प्लांट। ठीक है, और ये एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से संबंधित है और निर्भर रहती हैं, और इसी को हम कहते हैं पारितंत्र। बाकी प्लांट्स, और आपको पता ही है कितने सारे लोगों की ये प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पर ये देखिएगा, एक बहुमूल्य जो है औषधि बूटी, देखिए ये है ब्रह्म कमल, आप देख सकते हो, ये है ब्रह्म कमल। ये औषधि मेडिसिन बनाने वगैरह में इसका यूज होता है। और इसको देखो, ये है किलकिला, जिसे हम बोलते हैं किंग फिशर।
तो इस तरीके से प्लांट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, असंख्य उपयोग है। और वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव रूप आते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, खाल जैसे ऊन प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो, मधुमक्खी से हमको शहद मिलता है, फूलों के परागण में भी मदद करता है। तो ये एक दूसरे को कितना हेल्प कर रहे हैं। पारितंत्र में अपघटक के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर डिपेंड है और अपघटकों के रूप में ये कार्य करती हैं। गिद्ध देखिए, गिद्ध क्या करता है, जो भी मरे हुए जीव जंतु है उसको खाता है, और इसके खाने के कारण ये एक अपमार्जक है और हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। ठीक है, इसलिए प्राणी चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सभी पारितंत्र का बैलेंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, छोटे एनिमल्स हो या फिर बड़े एनिमल्स। ठीक है, अब इसका देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो अगर आप इसको देखो तो ये सब क्या होती हैं, इनकी जो ग्रोथ होती है तापमान और आर्द्रता पर डिपेंड करता है। और विश्व की वनस्पति को हम मुख्य जो है 4 वर्गों में रख सकते हैं, जैसे कि वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ये नाम आपको याद रखना है। अब इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए अजगर, वन में अजगर आप लोगों ने जू में देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, रियल में किसने देखा है जरूर बताना। तो जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ना बड़े बड़े जो है वृक्ष उग जाते हैं, और इस प्रकार जो है वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होगी वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम होती जाती है। समान जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर आपको छोटे पेड़ देखने को मिलेगा, और जहाँ पे कम बारिश होगी वहाँ पे आपको कंटीली झाड़ियाँ या फिर जिसे गुल्म कहते हैं वो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में बारिश के हिसाब से अलग अलग पेड़ हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार जो जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है वहाँ पर आपने देखा होगा कि पौधों की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां भी कांटेदार हो जाती हैं। ठीक है, और मोमी सतह वाली होती हैं। आपसे पूछेगा ना जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज आपको बताना होगा। जो शीत ध्रुवी प्रदेश है कि टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं, ये भी लाइन याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट था वो यहाँ तक है, बाकी का ये नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से लोग पेड़ों को काट रहे हैं। ये देखिए, स्कूल में छात्रों के द्वारा वनों पर बनाया गया है कोलाज। ठीक है, हम सब डिपेंड है पेड़ पे, उसके बावजूद भी लोग पेड़ों को किस तरीके से काट रहे हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है, और ये एक बहुमूल्य संसाधन है जिसका हमको संरक्षण भी करना चाहिए। अब इसका हाल देखिए, ये सुनामी के बाद इस तरीके से ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में इतना नुकसान हुआ था। तो आपको पता ही है कि पौधे ही हैं जो जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करते हैं, पारितंत्र को भी बैलेंस बना के रखते हैं। बट अगर क्लाइमेट में चेंज हुआ और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक, मतलब हम सभी के ही कारण, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इनका जो रहने का जगह है वो खत्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बहुत सारी जातियां जो है वो असुरक्षित हो चुकी हैं, खत्म होने की स्थिति के कगार पे आ चुकी हैं, जिसमें वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, हम अपने काम के लिए दावानल मतलब जंगल में आग लग जाती है, भूस्खलन हो जाता है। ये सब एक प्राकृतिक कारक हैं जो कि मिलकर इन सभी को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो जो शिकारी होते हैं, शिकार करते हैं, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ खास प्रजातियों की संख्या बहुत तेजी से कमी आई है और कुछ तो एकदम खत्म होने की कगार पे हैं। ये देखो, ये है ब्लैक बक, इसको सुरक्षा की आवश्यकता हो चुकी है। क्योंकि जो शिकारी होते हैं ना वो क्या करते हैं, इनके पशुओं के खाल हो गए, चमड़ा हो गए, नाखून हो गई, दांत हो गई, इन सभी के लिए सींग, जो उनके सींग होते हैं, ये इन सभी के लिए जो है ना इनको मार देते हैं, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है, व्यापार करना जंतुओं का। जैसे कि आप देखो, चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, लोग क्या करते हैं, जो शिकारी होते हैं वो, मैंने अभी जो ऊपर आपको बताया कि पशु, खाल, चमड़ा, इन सभी को एकत्र करने के लिए इनका शिकार करते हैं। इसीलिए इनका संरक्षण भी जो है अब काफी बढ़ा दिया गया है। और आपने देखा होगा कि अब ये गैर कानूनी है, जो भी ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा उसकी हालत क्या होगी आप जानते ही हैं। जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल हो गया, हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग सोच रहे होगे कि ये सारी चीजें आपको क्यों इतना पढ़ना पड़ रहा होगा, अब कभी कभी आपको बोरिंग भी लग सकता है। बट ये इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आपने चीजें स्टोरी के थ्रू डिटेल में पढ़ी है ना, भले से आपको याद नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि यार ये पढ़ा है एंड ये इस तरीके का इसका आंसर होगा। एलिमिनेशन में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, ये पेड़ों के ऊपर देखिए इतने सारे आर्टिकल हैं।
राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता को रक्षा के लिए बनाया गया प्राकृतिक क्षेत्र। और ये देखिए, ये है चीतलों का झुंड। ठीक है, यहाँ ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो याद करना है वो ये है, अंतरराष्ट्रीय परिपाटी, याद रखिएगा, CITES, इसका फुल फॉर्म पूछता है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रेड इन इंटरडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यहाँ पे लिखा भी है, याद रखिएगा, इसलिए मैं एक एक करके यहाँ पे लिखी हूँ। ये आपसे पूछेगा कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है बचाने के लिए इनको, जो कि खत्म होने की कगार पे हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय है जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है कि किसको किसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, और जो ये लोग व्यापार करते हैं ना पक्षियों और व्यापार का, इनके खाल, चमड़े, दांत के लिए, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए। ठीक है, तो और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम इन लोगों को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा लोग एनिमल्स के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ थोड़े बहुत पैसे के लिए। तो ये एक बनाया गया है, आपसे पूछ सकता है कि इसका क्या काम है, तो ये इसीलिए बनाया गया है ताकि ये जातियों प्राणियों की सूची तैयार करे और हम उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए उस पर प्रतिबंध लगा सकें जो लोग भी व्यापार करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा CITES, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट था, बाकी ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से अच्छा एकदम, हाँ, तो ये राष्ट्रीय उद्यान आपने देख ही लिया, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक बार ये देखिए, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड है। इनके ये जो दांत आप देख सकते हो ना, टस्क, इसके लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे जो हैं इनको मार देते हैं स्किन के लिए, दांत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमने सारे पॉइंट्स देख लिए। बाकी यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आपको मिल जाएगा द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, और ये सरकारों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य है सुनिश्चित करना कि जितने भी वन्य प्राणी हैं और पौधे, इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं हो। ठीक है, तो मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रोवॉल, ऑर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपसे, और ये तो याद ही कर लो इसका फुल फॉर्म। तो बस आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसको हम लोगों ने, इसमें 2 पार्ट्स थे क्योंकि आपको पता है कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी क्योंकि इसको ना, ये नई एनसीईआरटी है। अब नई एनसीईआरटी में क्या किया है ना, एक एक 2 चैप्टर को मर्ज कर दिया है। तो भूमि मृदा अलग टॉपिक था, जल वनस्पति अलग टॉपिक था, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हमारा तीसरा है, और तीसरा भी आपका कल कंप्लीट, 2 दिन और लगेंगे, आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी की क्लास उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि 8 जून को आपको ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का नोट्स दे दूँ। हिंदी और इंग्लिश मीडियम अलग रखा है इस बार, ताकि किसी को प्रिंट निकालने में दिक्कत ना हो। और बाकी आप 49 रुपीज़ में हिस्ट्री का नोट्स अभी मिल रहा है, ले सकते हो। बहुत ही अच्छी नोट्स हैं, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी जिस तरीके से फीडबैक आ रहा है स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।